नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और आप सभी देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु एच एल सैनी। तो दोस्तों, इस चैनल में हमने पिछले लेक्चर में जो चर्चा की थी दोस्तों, उस चर्चा के अंतर्गत हमने ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर की जो अंतिम युक्ति थी मॉसफेट और मॉसफेट के बाद में छोटी सी चर्चा बढ़ा करके आईजीबीटी के बारे में की थी और अंत में उन तीनों के बीच में क्या किया था, हमने एक कंपेरिजन किया था, तीनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया था कि बीजेटी में क्या होता है, मॉसफेट में क्या है और आईजीबीटी में क्या है। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। डॉट्स कॉल्ड ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि उच्च पावर के साथ में क्या करती है, डील करती है। उच्च वोल्टेज, उच्च धारा और उच्च पावर के बारे में जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चर्चा थी, जो पहली चीज़ खोजी गई, जो चर्चा की गई, वो कौन सा था, थायरिस्टर। और थायरिस्टर परिवार का जो पहला सदस्य खोजा गया था वो कौन सा था, SCR था। इसलिए ये नाम क्या पड़ गया, कभी कभार हम SCR कहते हैं और कभी कभार इसी को क्या कह देते हैं हम, थायरिस्टर। अर्थात SCR फैमिली, जो SCR है वो थायरिस्टर परिवार का पहला सदस्य है, इसलिए कभी कभार हम SCR को थायरिस्टर भी नाम दे देते हैं। इसके बाद में और भी बहुत सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जैसे ट्रायक, डायक, GTO, RCT, PUT, SCS, SITH, SIT, LASCR, MCR, MCT, बहुत सारी युक्तियाँ हैं और भी मुझे 2 4 5 नाम याद हैं। तो ये सारे नाम हैं, लेकिन तुम्हारे काम के 4 5 ही हैं, SCR, ट्रायक, डायक, GTO और लास्ट बात करें तो RCT। कई बार बच्चे पूछ लेते सर ये SCS हमारी एग्जाम में पूछ लिया, अरे SCS पूछ लिया, मान लो तुमने इस बार SCS पढ़ लिया, ठीक है, अगली एग्जाम ने पूछ लिया SIT क्या होता है, फिर क्या कर लोगे? अगली एग्जाम ने SIT पूछ लिया तब क्या कर लोगे? तो वो जो 5% वाला जो क्राइटेरिया अलग है ना, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके जो सिलेबस की चीज़ें पहले उन पर फोकस करो। तुम इनको तो पढ़ते नहीं, और जो बेफालतू की हैं, जिनके आने का कोई चांस नहीं है, जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हो और अंत में जाके सारा गुड़ गोबर। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि 10% पे ज़्यादा, बोलते हैं ना कि कैसे भी करके किसी के पास में 10,000 रुपये दे दे, 200 रुपये ब्याज के बन रहे हैं, तो तुम 10,000 पे नहीं ब्याज पे मर रहे हो, वो वाली स्थिति है। तो ब्याज पे नहीं, पहले असल पे तो फोकस करो कि ओरिजिनल तो मिले। वो बोलते हैं ना कि भागे चूर के जो चोर होता है उसके सिर के बाल ही मिले, कुछ तो मिले, वो वाली बात है कि सबसे पहले जो कवर किया करो वो पहले 90% पार्ट को कवर करो। हाँ, 100 में से 99% का 90 पार्ट कवर नहीं होता है, फिर भी वो 10% के पीछे भागता है कि पहले मुझे ये आना चाहिए, और वो एग्ज़ाम वो 10% के चक्कर में तुम हो जाते हो ज्ञानी और एग्ज़ाम तुमको सीधी लात मारते निकल लेते हो, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम जो चाहती है ना, पहले वो करो। वो बोलते हैं ना कि श्याम दंड भेद, कोई सी भी नीति लगाओ, पेपर पास होना चाहिए। इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की और भी कई सारी युक्ति हैं, पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर और पावर मॉसफेट। ये तो मैंने ऐसे लिख दी नाम के लिए, बाकी अभी डिटेल में चर्चा अब हम करेंगे एक एक के बारे में। वैसे जो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी युक्ति हैं, इनको मोटे तौर पर 3 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 पार्ट? एक युक्ति है जिसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ सप्लाई को ऑन ऑफ किया जा सकता है, जैसे कि हमारा डायोड। तो पावर डायोड कैसी युक्ति है? अर्ध नियंत्रित की अनियंत्रित, तो जवाब आएगा अनियंत्रित युक्ति है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, क्योंकि उसको ऑन तथा ऑफ करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। गुरुजी सप्लाई तो हम ही ऑन करेंगे, सप्लाई का ऑन ऑफ से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑन करने का मतलब है सप्लाई जोड़ रखा है, जब हम सिग्नल दे तब ऑन हो, तो ऐसी कोई डायोड में व्यवस्था होती है क्या? तो नहीं होती है। फिर बात करते हैं अर्ध नियंत्रित युक्ति। तो जो हमारा SCR है वो कैसी युक्ति है? अर्ध नियंत्रित युक्ति है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम इसके गेट पर सिग्नल देते हैं ना, तो ही SCR ऑन होता है, मतलब ये एक हाफ कंट्रोल्ड है। लेकिन इसको ऑफ करने के लिए सप्लाई बंद करनी पड़ेगी या फिर कॉम्यूटेशन सर्किट काम में लेना पड़ेगा। ओके, फिर आते हैं तीसरे वाले, फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। तो पूर्ण जो नियंत्रण स्विच होते हैं, फुल्ली कंट्रोल्ड जो स्विच होते हैं, उसमें आ गया हमारा ट्रांजिस्टर। जब तक गेट पर पल्स दोगे तब तक ऑन है, हटा दी तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। अरे बेस पर सिग्नल मत दो, काम करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे GTO है, ट्रायक है, ये सारी युक्तियाँ कौन सी हो गई? पूर्ण नियंत्रित स्विच। तो हमारे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी युक्ति काम में लेते हैं दोस्तों, अभी मैंने लिखा आपके सामने, क्या क्या नाम सुनाए थे मैंने आपको? SCR, ट्रायक, डायक, GTO
IGBT भी मान लो, इसके अलावा RCT, MCT, LASCR, SIT, SITH, SCS और SIS। तो ये जो सारी युक्तियाँ, पावर ट्रांजिस्टर, पावर डायोड और पावर मॉसफेट, जो भी हमारी युक्ति हैं, इन सभी युक्तियों का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग केवल और केवल किसके रूप में किया जाता है? स्विच के रूप में। कहीं गलती से यूँ मत कह देना कि गुरुजी हमें ट्रांजिस्टर का उपयोग तो एम्पलीफायर के रूप में कर लेते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर का उपयोग केवल और केवल किसके रूप में किया जाता है? स्विच। मतलब जो भी युक्ति है उस युक्ति का उपयोग ओनली फॉर किसके लिए उपयोग किया जाता है? स्विच के रूप में। एक एग्जाम का क्वेश्चन भी है, शायद यूथ पब्लिकेशन की बुक में आप देखोगे, उसमें लिखा है कि एक पावर युक्ति है, उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो उसमें लिखा आता है एम्पलीफायर के रूप में, इन्वर्टर के रूप में, ये रूप में एक में लिखा था स्विच, और उसका जवाब क्या लगता है? स्विच। क्यों? क्योंकि जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियाँ उनका उपयोग केवल और केवल किसके रूप में करते हैं? स्विच के रूप में। तो अब एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जान है, जो शुरुआत है, बोलते हैं जो पहला बच्चा है, वो पहला बच्चा कौन सा है? थायरिस्टर परिवार का SCR। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? SCR। अगर ढंग से बताऊं ना तो तुम्हारी कोई सी भी ITI किताब उठा लो, 2 पेज में सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म है। चाहे SCR, ट्रायक, डायक, IGBT, ये सारे चाहे तुम चेक करके देख लो, 1-1.5 पेज में, 2 पेज में पूरी खत्म हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि तुम्हारी एग्जाम में ये चीज़ें किस स्तर पर मैटर करती हैं। और वैसे आप पेपर देखते तो आपको पता ही लग जाता है कि ज़्यादा बातें जो पूछता है ना, वो बातें पूछता है इनके प्रतीक से, बायसिंग में काम करने से, परतों की संख्या और अवचय परत, यही बात ज़्यादा करता है कि नहीं। तो जो ये मेन बातें हैं पहले इनको पता रखो, बाद में सप्लीमेंट्री चीज़ें। वो बोलते हैं ना कि अनावश्यक ज्ञान तब इकट्ठा करो जब आवश्यक ज्ञान पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वो पढ़ेंगे किसके बारे में? SCR। SCR की पूर्ण फॉर्म क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन, और कंट्रोल्ड का मतलब कंट्रोल्ड या नियंत्रित, और रेक्टिफायर का मतलब दिष्टकारी। तो पूर्ण फॉर्म क्या है हिंदी में? सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी। सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी। दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसमें लगभग हर प्रकार की चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरी जो भी तुम्हारी चारों पांचों डिवाइस है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से हम मामला स्टार्ट कर रहे हैं, और जब तक कि हमारा GTO पूरा नहीं हो जाता, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर पूरा नहीं हो जाता, तब तक इस मैटर को चालू रखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम एक बार डाल लीजिए आप लोग। हाँ जी, चलो अब इस बात को सुनते हैं कि SCR है क्या। तो दोस्तों SCR थायरिस्टर परिवार का पहला सदस्य है। क्या है ये? थायरिस्टर परिवार का पहला सदस्य है, अर्थात थायरिस्टर परिवार की पहली युक्ति होने के कारण कभी कभार SCR को हम क्या कह देते हैं? थायरिस्टर भी कह देते हैं। एग्जाम में SCR शब्द नहीं आए और सिर्फ थायरिस्टर भी लिख दो तो आपको जवाब किसके हिसाब से देना होता है? SCR के, क्योंकि ये थायरिस्टर परिवार का पहला शब्द है, इसलिए कभी कभार हम SCR को थायरिस्टर की संज्ञा भी देते हैं। और दोस्तों जो SCR है यह एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति है। कितने टर्मिनल वाली युक्ति है? 3 टर्मिनल वाली युक्ति है। और इसमें कितनी परत होती है दोस्तों? 4 परत। अर्थात जो हमारा SCR है एक 4 परत वाली अर्धचालक युक्ति है, जिसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। और कितनी संधि होती हैं? 3 संधि होती हैं। और कितनी अवचय परत होती हैं दोस्तों? जितनी संधि बनेंगी उतनी अवचय परत बनेंगी। तो 4 परत हैं, 3 संधि हैं, तो 3 ही क्या होंगी? अवचय परत। और टर्मिनल भी कितने हैं? 3, जिन्हें हम एनोड, कैथोड और गेट कहते हैं। गेट नियंत्रक टर्मिनल है और एनोड और कैथोड क्या है? मुख्य टर्मिनल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा SCR होता है
इस SCR में कितनी परत होती हैं? 4 परत। कितनी परत दोस्तों? 4 परत। इसलिए कभी कभार SCR को कह भी देते हैं कि यह एक PN-PN युक्ति है। SCR वास्तविकता में क्या है? एक PN-PN युक्ति है। सही बात है कि नहीं है? तो इस बात को हम लिख भी सकते हैं कि SCR थायरिस्टर फैमिली का प्रथम सदस्य, अगर सदस्य के रूप में देखा जाए तो या फिर हम कह सकते हैं कि जो थायरिस्टर है उस थायरिस्टर परिवार का पहला सदस्य कौन सा है? SCR है। इसलिए कभी कभी SCR के स्थान पर थायरिस्टर शब्द भी काम में लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ये SCR है क्या? तो SCR 4 परत वाली एक ठोस अर्धचालक युक्ति है। क्या है SCR? SCR एक 4 परत वाली ठोस अर्धचालक युक्ति है। ठीक है, 1, 2 और 3 और 4 परत है कि नहीं है? अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो SCR PN-PN युक्ति भी है कि नहीं है? तो लिख लो इस बात को भी कि SCR एक PN-PN युक्ति है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड है जो कई बार आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। तो अब मुझे बताओ 1, 2, 3 और 4 परत, लेकिन अगर यहाँ पर बनेगी तो एक संधि ये हो गई, इसको नाम दे देता हूँ J1, एक संधि यहाँ हो गई, इसको नाम दे देता हूँ J2, और एक संधि ये हो गई, इसको नाम क्या दे देता हूँ? J3। और इस पर 3 टर्मिनल होते हैं। ये हो गया दोस्तों कैथोड, जिसे दर्शाया जाता है किससे? K से। ये टर्मिनल कौन सा हो गया? एनोड, किससे दर्शाया जाता है? A से। और ये टर्मिनल कौन सा हो गया दोस्तों? गेट, किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? G से। तो जो हमारा SCR है इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 1, 2 और 3, अर्थात इन्हें एनोड, कैथोड और गेट कहते हैं। गेट कंट्रोल टर्मिनल है, एनोड तथा कैथोड मुख्य टर्मिनल होते हैं। इसमें 1, 2 और 3 कितनी संधि होती हैं? 3। और जितनी संधि होंगी उतनी क्या होती है? इसमें अवक्षय परत होती हैं। लिखो इसमें कि SCR में कितनी परत? 4 परत। 3 क्या है दोस्तों? संधि। और अगर नाम भी लेना चाहो तो क्या है? J1, J2 और J3। संधि को क्या बोल सकते हो? जंक्शन, कॉमा 3 क्या होती हैं? अवक्षय परत तथा 3 टर्मिनल होते हैं, जिन्हें एनोड, कॉमा कैथोड तथा गेट कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि इसमें 4 परत, 1, 2, 3, 4 परत, 3 संधि, 3 अवक्षय परत और 3 टर्मिनल, जिन्हें एनोड, कैथोड और गेट कहते हैं। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड मुख्य टर्मिनल और गेट नियंत्रक टर्मिनल होता है। क्या लिखेंगे? एनोड तथा कैथोड मुख्य टर्मिनल होता है तथा गेट नियंत्रक टर्मिनल होता है।
दोस्तों अगर SCR के बारे में बात करें तो कई बार पूछ लेता कि ये कैसी युक्ति है, तो यह एक चार्ज कंट्रोल्ड बोल दो या करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। अर्थात ये कैसी युक्ति है, एक धारा नियंत्रित युक्ति है। तो लिखो SCR एक धारा नियंत्रित नहीं आए तो कभी कभार आ जाता है चार्ज कंट्रोल, मतलब आवेश नियंत्रित। तो दोनों शब्द एक ही है, ठीक है ना। एक धारा नियंत्रित युक्ति है। अगर कंट्रोल डिवाइस नहीं आएगी तो लिखा आएगा चार्ज कंट्रोल्ड डिवाइस, एक ही बात है। तो SCR एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है और दोस्तों इसमें केवल धारा का प्रवाह केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। अर्थात ये कैसा स्विच है, एक DC स्विच है। इसमें धारा का प्रवाह केवल एक ही बायस में होता है, केवल अग्र बायस में ही काम करेगा। तो दोस्तों ये कैसा स्विच है, एक DC स्विच है। कैसा है, SCR एक DC स्विच है। DC स्विच क्यों है, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह केवल अग्र बायस में ही होता है। पश्च बायस में ये वोल्टता को क्या करता है, ब्लॉक करता है, धारा का प्रवाह होने नहीं देता है। इसलिए इस स्विच को क्या कहा है, इसे DC स्विच। एग्जाम की दृष्टि से सबसे उपयोगी क्वेश्चन यही बनता है कि SCR है क्या, तो SCR एक DC स्विच है। अर्थात ये DC स्विच का मतलब ये नहीं कि DC सप्लाई पर काम करता है, नहीं, गड़बड़ मत कर देना सारी। DC स्विच का मतलब ये है केवल एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने देगा। अर्थात ये एक यूनिलैटरल स्विच है, एक ही डायरेक्शन में काम करने वाला स्विच है। जो दोनों डायरेक्शन में प्रवाहित होने देगा वो कौन सा स्विच होता है, AC स्विच होता है। तो ये केवल अग्रबायस में ही कार्य करने देता है। क्लियर है कि नहीं ये बातें। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि साहब ये तो DC स्विच है तो DC पे काम करता होगा। नहीं मेरे दोस्त, DC स्विच का मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने देता है। तो एक डायरेक्शन में होगा तो ये बाई डायरेक्शनल युक्ति हुई कि यूनि डायरेक्शनल, तो यह एक यूनि डायरेक्शनल मतलब एक दिशीय युक्ति है। तो SCR एक दिशीय बोल दो या यूनिलैटरल, एक दिशीय युक्ति है। यूनिलैटरल या यूनिडायरेक्शनल एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बेसिक जानकारी थी, SCR होता क्या है। अभी SCR ज़्यादा मत सीखा है, तुम सोचो कि साहब SCR हो गया पूरा, नहीं, तुम लोग इतने में पूरा कर देते हो और तुम्हारी किताब भी इतने में पूरे कर देती है। लेकिन एग्जाम में कुछ और भी पूछता है, जैसे लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, ट्रिगरिंग, ऐसे शब्द किससे जुड़े हुए हैं, SCR से। इसलिए SCR का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि घर का बड़ा आदमी है, पहला आदमी है, उसका ही पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर हम क्या कर लेंगे, कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अरे यार इंजीनियरिंग में लोग 10 दिन में इसको पूरा करते हैं, लगभग 20-30 घंटे में SCR पूरा होता है। तो कम से कम आप आधा घंटा तो पढ़ोगे, नहीं कि बिल्कुल गए गुजरे है कि लो साहब 5-7 मिनट में पूरा कर दो। 4 परत, 3 टर्मिनल और 3 अवश्य परत, 3 संधि होती हैं। DC स्विच है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, यूनिलैटरल स्विच है और एनोड और कैथोड मुख्य टर्मिनल होता है और गेट नियंत्रक टर्मिनल होता है। इतनी कहानी से बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। चलो एक छोटा सा इसका, तो मैं ये बेसिक जानकारी में इसका एक बार प्रतीक भी बना लो, फिर इसकी खुल के बात करेंगे, हम खुल के बात करेंगे एक बार, फिर देखेंगे भी कि क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, क्या मांझरा है। हाँ तो देखो भाई, इसका जो प्रतीक होता है कुछ इस प्रकार से होता है। गुरुजी ये तो हमारा डायोड होता है, एक तीर और निकाल देते हैं यार, आप कह रहे हो तो लो गेट। तो ये किसका प्रतीक है, SCR का प्रतीक है, SCR का सिंबल है, ठीक है। सिंबल तुम्हारी एग्जाम में ज़्यादा ही पूछता है। तुम्हारी एक अलग से टॉपिक भी दे रखा है सिंबल्स, जिसमें 100-150 लोग सिंबल रटते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा उपयोगी जो सिंबल है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और जो आप प्रदीप्ति पढ़ते हो ना, और छोटे मोटे ट्रांसफार्मर के, CTPT के, यही प्रतीक काम के, और सारे भी मतलब के एग्जाम में पूछता भी नहीं है। देखो खासकर लैंपों के प्रतीक पूछता है, नियॉन लैंप का पूछ लेगा, ट्रांसफार्मर कपल्ड चीज़ें CT का पूछ लेगा, PT का पूछ लेगा, सोलेनॉइड का पूछ लेगा, और आगे नंबर आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल पूछता है। तो मैंने इतने सारे करवाए हैं आपको, कम से कम आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे डेली के 2 भी पढ़ोगे ना सिंबल तो शायद याद हो जाएंगे।
जब तक आपके 3 महीने बाद में पेपर होगा, डेली अगर 2 पढ़ते हो तो 1 महीने में एक बार में कवर हो जाएंगे। लेकिन तुम 2 पढ़ते थोड़ी हो, तुमको तो एक बार में 5 रोटी खाने की आदत है, चाहे पेट फट जा। 2 पढ़ना चाहते ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा कौन पढ़ना चाहता है? गुरु जी इतना नहीं होता स्लो काम। हम रातों रूत करोड़पति बनने वाली स्कीम रखते हैं, तभी तो लोग 3 महीने तैयारी करते हैं और नौकरी, और बाद में सोचते हैं कि यार 30 साल तक आराम करना है, 3 महीने मेहनत कर रहे हो। संभव है क्या नौकरी? कोई चांस ही नहीं है भाई। चलो, ये प्रतीक आप लोगों ने बना लिया है। अब बात करते हैं कि SCR का विशेषता वक्र क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो SCR का विशेषता वक्र बनाएंगे। उस विशेषता वक्र किस किस के बीच में बनेगा? धारा और वोल्टेज के बीच में बनेगा। और वो विशेषता वक्र बनाने के लिए हम 2 कंडीशन देखेंगे, अग्र बायस और पश्च बायस। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या रहेगा दोस्तों? SCR का VI विशेषता वक्र। कुछ बुक वाले IV लिखते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, विशेषता वक्र। लेकिन SCR को प्रॉपर पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। वो बोलते हैं ना कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पूछे और SCR से ना पूछे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो बोलते हैं ना कि घर आए, घर के सबसे बड़े आदमी के पैर छू करके भी नहीं गए तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का? होता है ना कि भाई बड़े आदमी से ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, लेकिन दूर से मेरे को पाए लागू और काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो वो तो आशीर्वाद में ही चलता है। तो कम से कम इसके पाँव तो लग करके जाएगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पैर छू करके जरूर जाएगा। हाँ जी, तो SCR का VI विशेषता वक्र क्या होगा, कैसे बनेगा? तो एक बार यहाँ देखो, मेरे पास में बोर्ड छोटा है लेकिन मैटर काफ़ी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो काम डिजिटल बोर्ड पे नहीं कर सकते हैं वो नॉर्मल बोर्ड पर भी सिखाया जा सकता है। बोलते हैं ना कि सुविधाओं के ही ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ों से भी सीखा जा सकता है, इफ़ यू विल ट्राई, यदि आप सीखने की कोशिश करें तो। नहीं तो फिर आपको AC में बिठा करके पढ़ा लो, तुम नहीं पढ़ने वाले हो। हाँ जी, तो हम बात करते हैं कि जो धारा एनोड की ओर प्रवाहित होती है तो उसको नाम दे दिया मैंने IA नाम दे दूँ, एनोड करंट। और जो वोल्टेज आरोपित किया वो किस किस के बीच में किया है? एनोड और कैथोड के बीच में, VA। मतलब ये वाली लाइन होती है धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक और नीचे वाली ऋणात्मक है। हाँ जी, तो इसका कहने का मतलब है कि एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज आरोपित करना है। और मैं पहली कंडीशन लेता हूँ कौन सी वाली? अग्र बायस की। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं हम कौन सी बायस? अग्र बायस में। तो ये अग्र बायस में होगा। अग्र बायस में कब होगा? जब एनोड क्या जुड़े? बैटरी के धन सिरे से, और कैथोड जुड़े बैटरी के ऋण सिरे से। तो जब हमें एनोड को बैटरी के धन सिरे से और कैथोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो क्या होगा? तो ये प्लस से जुड़ रहा है तो ये संधि कौन सी बायस में आ जाएगी? अग्र बायस में। और ये भी अग्र बायस में, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, संधि J1 और J3 कौन सी बायस में होंगी दोस्तों? फॉरवर्ड बायस में। लेकिन मुझे बताओ जंक्शन J2 कौन सी बायस में होगा? पश्चिम बायस में। होगा कि नहीं होगा? लेकिन जंक्शन J2 है वो कौन सी बायस में होगा? रिवर्स बायस में। इसका मतलब सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी गुजर जाएगा, लेकिन बीच में पास होने नहीं दे रहा। कहने का मतलब क्या हुआ? तुमने एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज आरोपित कर भी दोगे ना, तब भी क्या हमारा SCR ऑन होगा क्या? अरे होगा क्या? नहीं होगा। मतलब अग्र बायस में ये क्या करके रख रहा है? ब्लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एनोड और कैथोड पर वोल्टेज लगा दोगे तो जंक्शन J1 और J3 कौन सी बायस में आएंगे? अग्र बायस में। ये 2-3 एग्जामों में पूछ लिया कि जब एनोड को बैटरी के धन सिरे से और कैथोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो कौन कौन से जंक्शन अग्र बायस में होते हैं और कौन से जंक्शन पश्च बायस में? तो जो बाहर वाले जंक्शन है वो कौन सी बायस में आएंगे? अग्र बायस में। और बीच वाला जंक्शन होगा वो कौन सी बायस में? रिवर्स बायस में। तो जब ये पश्च बायस में होगा तो क्या ये संकेत को पास होने देगा क्या? क्या सप्लाई को गुजरने देगा क्या? नहीं देगा। तो यदि तुम अग्र बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो कोई नहीं के बराबर धारा आएगी क्या? धारा आएगी क्या? अरे क्या अग्र बायस में जब तुम्हें एनोड और कैथोड पर ही वोल्टेज प्रदान करोगे तो क्या धारा आएगी क्या? नहीं आएगी। तभी तो मैंने बोला कि एनोड और कैथोड क्या है? मुख्य टर्मिनल है। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है?
गेट के हाथ में है। देखो भैया यहाँ आओ, पहले मुझसे मिलो। बोलते ना कि एंट्री तभी होगी जब टोकन कटवा करके जाओगे। और ये टोकन काटने का काम कहाँ पर होता है? गेट पर ही होता है कि नहीं होता है? तो जब तक हम गेट को सिग्नल नहीं देंगे तब तक बीच वाली परत टूटेगी नहीं, और जब तक टूटेगी नहीं तब तक क्या नहीं होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो हमें क्या देना पड़ेगा, गेट पर संकेत देना पड़ेगा। पहली बात, या तो हम गेट पर क्या दें, सप्लाई, या फिर हम क्या करें कि अग्रबायस में वोल्टेज को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, और जब उच्च वोल्टता हो जाती है, तो जब उच्च वोल्टेज पर क्या हो सकता है, हमारा पश्चिम बायस वाला जंक्शन अचानक से टूट सकता है कि नहीं? अर्थात इसका क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन। बोलो हाँ या ना। अरे हमने 2 ब्रेक डाउन पढ़े थे, एवलांच ब्रेक डाउन और जीनर ब्रेक डाउन, कि पश्चिम बायस में जब वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित वोल्टता पर तेजी के साथ में इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होते हैं, और उस स्थिति को क्या कहते हैं हम? ब्रेक डाउन। तो जब हम अग्र बायस में एनोड से कैथोड के बीच का वोल्टेज बहुत अधिक कर देंगे तो उस स्थिति में जंक्शन टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दिया तो ये भी तो हो सकता है गर्म होकर के हमारी युक्ति खराब हो जाए। इसलिए वोल्टेज को बहुत ज़्यादा, भाई मान लो काम कर रहा है 50 वोल्ट पर और लगा दिया 100 वोल्ट। आदतन ऐसा बताते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं तब बताते हैं कि इसका 100 वोल्ट पर काम कर रहा है, अगर तुम 200 वोल्ट आरोपित करोगे तब जाकर के जंक्शन टूटता है। तो या तो उच्च वोल्ट आरोपित करो जिससे हमारे जो युक्ति है उसके खराब होने के चांसेस हैं। दूसरा हम क्या करें कि हम कहाँ पर सप्लाई दे दें? गेट पर। अगर मैं गेट और कैथोड के बीच में सप्लाई दे दूँ, इसे नाम दिया जाता है VG। अर्थात जब गेट पर सप्लाई दे दूंगा तो गेट पर क्या प्रवाहित होगी? धारा। और देख लो, ये प्लस से जुड़ेगा P वाली पर, तो ऑटोमेटिक संधि क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी, और तब जाके क्या होगा? चालन होगा। तो ये वाली स्थिति कौन सी थी? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। कौन सी स्थिति थी? फॉरवर्ड में ब्लॉक। अग्र बायस में है लेकिन धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो अग्र बायस में क्या करके रख रहा है? ब्लॉक करके रख रखा है। लेकिन जैसे ही हम गेट पर सप्लाई देंगे तो जंक्शन क्या होगा? टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा तो अचानक से हमें कम वोल्टेज पर ही उच्च धारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जैसे ही संधि टूट जाएगी तो फिर हम अगर यहाँ कम वोल्टेज भी देंगे तब भी धारा आसानी से प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? तो ये जो हमारा वक्र अभी ऐसे बन रहा था, अचानक से यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इतनी उच्च वोल्टेज लगाएंगे तो हो सकता है खराब हो जाए। इसलिए उसके बाद में हम कम वोल्टेज पर ही तेजी के साथ में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक हो क्या रहा है? यहाँ से यहाँ तक हो क्या रहा है कि ये अचानक से जैसे ही क्या हुआ? ब्रेक डाउन। तो इसे बोलते हैं VBO, अर्थात ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या कहलाता है ये? ब्रेक ओवर वोल्टेज। अर्थात जिस वोल्टेज पर हमारा जंक्शन J2 टूट जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। गेट पर जितनी ज़्यादा सप्लाई देंगे उतना जल्दी ब्रेक डाउन होगा। ओके, तो गेट करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ब्रेक डाउन उतना जल्दी होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल किसके हाथ में है? गेट करंट के हाथ में। इसलिए मैंने क्या बोला कि कैसी युक्ति है? धारा नियंत्रित युक्ति है कि नहीं है? जब तक यहाँ सप्लाई नहीं जाएगी यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, अर्थात ये एक धारा नियंत्रित युक्ति है। तो उसके बाद में अगर जैसे ये जंक्शन टूट जाएगा तो क्या कम वोल्टेज पर ही धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तुम देख रहे हो ऑटोमेटिक हमारा वोल्टेज क्या हो गया। देखो ये लाइन चेक करूंगा तो अब सिर्फ इतने ही वोल्टेज में धारा तेजी के साथ में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक अगर चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि देखो जो धारा है यहाँ से बढ़ना प्रारंभ हो रही है, यहाँ तक तो नगण्य आ रही थी। जैसे ये जंक्शन टूटेगा धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रतिरोध क्षेत्र। क्यों कहते हैं गुरुजी? तुम देख रहे हो यहाँ पर कि क्या हो रहा है? प्रतिरोध क्या हो रहा है? घट रहा है, लेकिन धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है कि नहीं? यूँ बढ़ी तो रहा है धारा, हाँ या ना? ये ऐसे ही तो आ रही है कि नहीं? अरे सीधी नहीं है ये लाइन, ऐसे डॉट डॉट करके यूँ आ रही है, ठीक है ना? तो ये जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र। और ध्यान रखना इस SCR को इस ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र में काम में नहीं लेते हैं। ये कोई टनल डायोड नहीं है जिसको नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र में काम में लेते हैं। इसको ध्यान रखना, इस ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र में किसको काम में नहीं लेते हैं? SCR को, क्योंकि
ये वो वाली स्थिति है ऑन होने से और लोड की तरफ शिफ्ट होने वाली स्थिति है। तो यहाँ पर ये पूर्णतः क्या हो जाती है, ऑन। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड में ब्लॉक और ये हो गया फॉरवर्ड में कंडक्शन। फॉरवर्ड में चालक अलग होगा कि नहीं होगा। अग्रबायस में ब्लॉकिंग की स्थिति ये हो गई और अग्रबायस में चालन की स्थिति ये हो गई। तो अग्रबायस में भी कितनी स्थिति आई, 2। उसी प्रकार पश्च बायस में भी आएगा, रिवर्स में ब्लॉक और रिवर्स में कंडक्शन। इसलिए बोलते हैं कि हमारे स्विच की 4 स्थिति होती है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग और रिवर्स कंडक्शन। और जो युक्ति ये चारों अवस्थाओं को सुटेबल करता है वो युक्ति किसके रूप में काम में ली जाती है, एसी स्विच के रूप में काम में ली जाती है। और ये चारों अवस्थाओं को कौन सेटिस्फाई करता है, ट्रायक। इसलिए ट्रायक कैसा स्विच है, एसी स्विच है। लेकिन ये सिर्फ कौन सी बायस में ही वर्क करता है, अग्र बायस में, अर्थात केवल 4 में से 3 अवस्था ही फॉलो करेगा। अब देखना कि रिवर्स बायस में भी ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, पास होने नहीं देता है। अगर तुम रिवर्स बायस में भी इसमें बढ़ाओगे तो रिवर्स बायस में इसका अचानक से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, अर्थात ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये कितनी अवस्था फुलफिल करता है, केवल 3, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स ब्लॉकिंग। जो चारों का पालन करेगा वो कैसा कहलाएगा, एसी स्विच। और जो 3 या 2 का पालन करेगा वो डीसी स्विच, अर्थात एससीआर कैसा स्विच है, डीसी स्विच। पक्की बात आई कि नहीं आई। तो ये जब रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, पश्चिम बायस में क्या होगा दोस्तों, जब पश्चिम बायस में होगा तो ये माइनस और ये प्लस, और जब ये माइनस से जुड़े ये प्लस से जुड़े तो संधि J1 और J3 अब कौन सी बायस में आ जाएगी, J1 और J3 कौन सी बायस में, पश्चिम में। J1 और J3 कौन सी बायस में, पश्चिम बायस में। लेकिन जंक्शन J2 कौन सी बायस में आ जाएगा, अग्र बायस। बोलो हाँ या ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, एक जंक्शन को तोड़ना खतरनाक होता है कि 2 जंक्शन को तोड़ना ज़्यादा खतरनाक, 2 को तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत होगी। अर्थात ये पश्चिम बायस में धारा का प्रवाह होने नहीं देता है, होती भी है तो नगण्य मान की धारा प्रवाहित होती है। अगर तुम ज़्यादा वोल्टेज आरोपित करोगे दोस्तों तो हो सकता है उसका अचानक से क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि एससीआर पश्चिम बायस में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, केवल अग्र बायस में ही धारा का प्रवाह होने देता है। इसलिए बोलते हैं कि एससीआर कैसा स्विच है, एक डीसी स्विच है। ये सारी बातें आप एक बार छाप लो, आपके लिए बेहतर रहेगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। ये बातें भैया भूलना नहीं है कि जब एनोड प्लस से और कैथोड माइनस से जुड़े तो कौन सी कंडीशन कहलाती है, तो ये अग्र बायस, और अग्र बायस में J1 और J3 अग्र बायस में होते हैं और जंक्शन J2 कौन से बायस में, रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, चलो आप लोग एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं 1 2 3 बातें लिख भी देता हूँ इसमें। और इस डायग्राम में एक छोटा सा परिवर्तन और करना है, 2 शब्द और लिखने हैं। एक शब्द लिखना है IH और इसी के ऊपर एक शब्द लिखना है IL। 2 शब्द लिखना है IL और IH। IL का मतलब होता है लैचिंग करंट, कौन सी धारा, लैचिंग धारा। और IH का मतलब होता है होल्डिंग करंट या होल्डिंग धारा। ओके, तो ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये छोटी मोटी बातें इनको मैं लिखूंगा भी। आप लोगों ने ये दायां हाथ वाला डायग्राम तो बना ही लिया होगा, ठीक है, तो इस बात को मैं लिखता हूं। ये जो बातें थी मैं लिख देता हूं इधर, है ना। आप लोग, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एससीआर में एनोड को बैटरी के धन सिरे से तथा जब एससीआर के एनोड को, किसका एनोड, एससीआर का एनोड, किससे जोड़ रहा हूं, बैटरी के धन सिरे से, तथा कैथोड को
को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि संधि, और संधि बोले तो अंग्रेजी में जंक्शन, संधि है सिंधी मत समझ लेना ये, ठीक है ना। संधि या जंक्शन J1 और J3 कौन सी बायस में होते हैं, अग्र बायस में होते हैं, तथा J2 कौन सी बायस में होता है, पश्य बायस में होता है, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी, अर्थात ये कंडीशन क्या कहलाती है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। तो जब फॉरवर्ड में ब्लॉक होता है, अग्र बायस में ब्लॉकिंग होता है, जब J1 और J3 अग्र बायस में होते हैं और J2 कौन सी बायस में होता है, पश्य बायस में। लेकिन जब अग्र बायस में चालन होता है तो J1 J2 J3 तीनों के तीनों कौन सी बायस में आ जाते हैं, अग्र बायस में आ जाते हैं। भाई यहाँ तक तो ब्लॉक हो रहा है, और जब ब्लॉक होता है तो J1 और J3 अग्र बायस में और J2 पश्य बायस में होता है। लेकिन जब अग्र बायस में चालन, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन। एग्जाम में पूछ सकता है कि फॉरवर्ड कंडक्शन की स्थिति में कौन कौन से जंक्शन अग्र बायस में होते हैं, तो तीनों के तीनों ही अग्र बायस में होते हैं। और पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में, तो J1 और J3 अग्र बायस में और J2 पश्य बायस में। अरे भाई हम जंक्शन J2 को तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं, तभी तो कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो चालन वाली स्थिति है। अगली वाली स्थिति कि जब SCR का एनोड, किसका, SCR के एनोड को बैटरी के ऋण सिरे से तथा कैथोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो मुझे बताओ कौन कौन सी संधि अग्र बायस में और कौन सी पश्य बायस में। तो संधि J1 और J3 जो पहले अग्र में थी अब कौन सी बायस में आ जाएंगी, पश्य बायस में आ जाएंगी। और जंक्शन J2 कौन सी बायस में आ जाएगा, अग्र बायस। अब आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम दोनों शब्दों को सीख लेंगे कि लैचिंग धारा क्या होती है और होल्डिंग धारा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, सभी लोगों ने लिख लिया होगा ये वाली बात कि कौन कौन से अग्र बायस में, कौन कौन से पश्य बायस में। ये तुम्हारी एग्जाम में टेक्निकल हेल्पर में पूछा हुआ है, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट लास्ट ईयर, और मैं पहले भी पढ़ाता था और अब भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो दोनों शब्दों को सीखेंगे कि लैचिंग धारा क्या होती है और होल्डिंग धारा क्या होती है। तो सीखो एक बार, जरा बोर्ड की तरफ फोकस करो सभी लोग। तो दोस्तों लैचिंग धारा क्या है, तो सबसे पहले देखो लैचिंग में कब आ रहा है, लैच मतलब लैचिंग मतलब जैसे ही एनोड की धारा किसके बराबर पहुंचती है, लैचिंग धारा के बराबर पहुंचती है, तो SCR क्या हो जाता है, ऑन, हाँ या ना। और जब धारा का मान होल्डिंग धारा से कम हो जाएगा तो SCR क्या हो जाता है, ऑफ। तो एग्जाम में सीधा पूछता है कि लैचिंग धारा का संबंध किससे है, तो SCR के ऑन होने से है, और होल्डिंग धारा का संबंध SCR के ऑफ होने से। अर्थात तो वह मिनिमम धारा जिस पर SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, क्या कहलाएगी, लैचिंग धारा कहलाती है। इसलिए कभी कभार SCR को लैचिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि लैच का मतलब इससे ज़्यादा होते ही वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इसलिए एक एग्जाम में पूछा है कि लैचिंग डिवाइस कौन सी है, तो SCR एक लैचिंग डिवाइस है। क्यों, क्योंकि जैसे ही धारा का मान लैचिंग धारा या इससे ज़्यादा होता है तो SCR जस्ट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो कि लैचिंग धारा ज़्यादा होती है और होल्डिंग धारा कम होती है। एक एग्जाम में पूछा था कि लैचिंग धारा का मान होल्डिंग धारा का कितना होता है, तो 2 से 3 गुना होता है। लैचिंग धारा का संबंध SCR के ऑन से और होल्डिंग धारा का SCR के ऑफ होने से है।
तो शब्द पहला लिखो लैचिंग धारा। लैचिंग धारा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये धारा है कौन सी कि जब एनोड की धारा का मान एक निश्चित मान से ज्यादा हो जाता है, जिस पे हमारा एससीआर क्या हो जाए, ऑन हो जाए ना। लिखो एनोड धारा का वह न्यूनतम मान जिससे अधिक मान पर एससीआर ऑन हो जाता है, कॉमा लैचिंग धारा कहलाती है। इसलिए एससीआर को लैचिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले कि लैचिंग युक्ति कौन सी है, तो एससीआर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लैचिंग धारा का संबंध एससीआर के ऑन होने से है कि ऑफ होने से है? ऑन होने से। तो लैचिंग धारा का संबंध एससीआर के ऑन होने से है। कई बार पूछता भी है दोनों के बीच में रिश्ता कि ऑन होने से संबंध किसका है और ऑफ होने से संबंध किसका है। तो एनोड धारा के जिस मिनिमम मान व न्यूनतम मान जिससे अधिक मान पर हमारा एससीआर क्या हो जाए, ऑन हो जाए, क्या कहलाएगी? लैचिंग धारा। इसलिए कभी कभार एससीआर को क्या कहते हैं हम? लैचिंग डिवाइस भी कहते हैं। भाई एससीआर क्या हो गया? लैच हो गया। ओके, लैचिंग धारा का संबंध किससे? एससीआर के ऑन होने से। अगला डालो होल्डिंग धारा। होल्डिंग धारा, तो होल्डिंग धारा क्या है दोस्तों कि एनोड धारा के वह न्यूनतम मान जिससे कम मान पर एससीआर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिखो एनोड धारा का वह न्यूनतम मान जिससे कम मान पर एससीआर क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। कॉमा क्या कहलाती है? होल्डिंग धारा कहलाती है। तो जिससे कम पर ऑफ हो जाए होल्डिंग, और जिससे ज्यादा मान पर ऑन हो जाए वो लैचिंग। तो होल्डिंग धारा का संबंध किससे है? होल्डिंग धारा का संबंध एससीआर के ऑफ होने से है। ठीक है? हाँ जी। कोई पूछ ले कि क्या होता है, तो होल्डिंग धारा ज़्यादा होती है कि कम होती है? तो ध्यान रखना, होल्डिंग धारा कम होगी, आपको भी दिख रहा है ग्राफ में, नीचे है, और लैचिंग धारा क्या होती है? ज़्यादा। तो कितनी ज़्यादा होती है? होल्डिंग धारा का 2 से 3 गुना होती है। लिखो लैचिंग धारा का मान होल्डिंग धारा के मान का 2 से 3 गुना होता है। ऑप्शन में कहीं 2.5 गुना आ जाए तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, 2 से 3 गुना होता है।
जल्दी से उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाइयों। हाँ जी, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, तो इस बात को मैं मिटा देता हूँ। हाँ जी, अब SCR की बची हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि दोस्तों SCR के एनोड को बैटरी के धन सिरे से और कैथोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ने के पश्चात भी हमारा SCR क्या नहीं होता है, ऑन नहीं होता है। तो हमें ऑन करने के लिए करते क्या है, हमें गेट पर सिग्नल देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों SCR को ऑन करने के लिए गेट पर जो सिग्नल दिया जाता है, जो संकेत दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फायरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। कई बार वर्ड आपने लोगों ने सुना होगा, फायरिंग या ट्रिगरिंग शब्द सुना होगा। सुनो एक बार बात को यहाँ कि ये मेरा क्या है, SCR है, इसका ये एनोड है और ये कैथोड है, और ये क्या हो गया मेरा दोस्तों, गेट का टर्मिनल हो गया। सुनो मेरी बात को गौर से एक बार कि मैंने सप्लाई कहाँ पर दे दी है, एनोड और कैथोड के बीच में सप्लाई दे भी दी है। तो एनोड और कैथोड पर सप्लाई देने के बावजूद भी हमारा SCR क्या नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो जब ये SCR ऑन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम गेट पर क्या दे देते हैं, सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों SCR को ऑन करने के लिए जो गेट पर सप्लाई दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, SCR को ट्रिगर करना या फायरिंग करना कहते हैं। ठीक है, अर्थात SCR को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, ट्रिगरिंग या फायरिंग कहलाती है। अर्थात जो हम यहाँ गेट पर सिग्नल देते हैं ना, इसे ही क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग या फायरिंग कहते हैं। तो सुनो इस बात को मैं लिखूंगा भी, तो लिखो SCR को ऑन करने के लिए गेट पर सप्लाई देने की प्रक्रिया को फायरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। क्या कहते हो मेरे दोस्तों, SCR को ऑन करने के लिए जो गेट पर संकेत या सिग्नल दिया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फायरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार होता है कि फायरिंग या ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, तो SCR को ऑन करने की प्रक्रिया या SCR को ऑन करना, मतलब ऑफ पड़ा हुआ उसको ऑन करने के लिए। भाई एनोड पर सप्लाई दे दी, कैथोड पर सप्लाई दे दी, तब भी SCR ऑन नहीं होता है, तो हम किस पर संकेत देते हैं, गेट पर। तो गेट पर संकेत देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम फायरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। तो दोस्तों या फिर सीधे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बिना गेट के भी हम SCR को ऑन कर सकते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में अगर तुम गेट शब्द नहीं भी लिखते हो और सीधे लिखते हो कि SCR को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फायरिंग या ट्रिगरिंग कहलाती है। जब गेट पे दे देते हैं तो इसको नाम बोल देते हैं गेट ट्रिगरिंग। तो अगर इस परिभाषा में तुम ऐसे भी लिख दोगे ना कि SCR को ऑन करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं फायरिंग या ट्रिगरिंग। और यदि ये फायरिंग या ट्रिगरिंग के लिए हम गेट पर सप्लाई देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, गेट ट्रिगरिंग। क्या कहते हैं इसे, गेट ट्रिगरिंग। तो मैंने परिभाषा लिखाई है वो गेट के आधार पर लिखाई है, हालांकि ये पूरी परिभाषा वो गेट ट्रिगरिंग की परिभाषा है। ओरिजिनल क्या है लिख के दिखाऊं, तो लिखो ओरिजिनल तो ये है, तुम लिखो चाहे मत लिखो, एक बार देख लो जस्ट कि लिखो SCR को ऑन करने की प्रक्रिया को फायरिंग या क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग, फायरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। और जब ये भैया सप्लाई देने के लिए हम गेट पर देते हैं तो एक तरीके से ये कैसी ट्रिगरिंग हो गई, गेट ट्रिगरिंग हो गई। तो दोस्तों SCR को ट्रिगरिंग करने के, ट्रिगर दबाना बोलते हैं ना कि जब तू ट्रिगर दबाए, वो गाना याद आ गया होगा शायद, आपको फीलिंग आ गई होगी।
तो ट्रिगर दबाने का मतलब क्या होता है, जस्ट ऑन करना ही, बस एक बार ट्रिगर दबाया तो साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ट्रिगर करना, फायर करना, फायर करने का मतलब यहाँ आग लगाना नहीं है, ऑन करने से। ओके, तो जब एनोड और कैथोड पर सप्लाई दे तब भी ऑन नहीं है, तब जो प्रक्रिया आजमाते हैं उसे फायरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। ओके, जब ये सप्लाई गेट पर दी जाती है तो इसको नाम दिया जाता है गेट ट्रिगरिंग। ओके, तो ट्रिगरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि हम गेट पर क्या लगा दें, सप्लाई दे दें। ठीक है ना, तो SCR को ऑन करने की सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है, गेट ट्रिगरिंग विधि है। लिख लो, SCR को ऑन करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, गेट ट्रिगरिंग है। किसी के मन में यूं मलाल हो ना कि गुरुजी और भी कौन कौन सी होती है, तो 6 होती हैं टोटल। कौन कौन सी, वोल्टेज ट्रिगरिंग, dV/dt ट्रिगरिंग, लाइट ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग और गेट ट्रिगरिंग। तो लाइट ट्रिगरिंग तो जब बहुत सारे SCR को एक साथ ऑन करना होता है ना, जैसे HVDC ट्रांसमिशन लाइन में एक बार में हजारों SCR को ऑन करने के लिए कौन सी ट्रिगरिंग काम में लेते हैं, लाइट ट्रिगरिंग काम में लेते हैं। नॉर्मल डायोडो में नॉर्मल SCR में सबसे अच्छी ट्रिगरिंग कौन सी है, गेट है। गेट पर पल्स दो तुरंत ऑन हो जाएगा। नहीं तो इसके अलावा वोल्टेज ट्रिगरिंग भी है, dV/dt ट्रिगरिंग भी होती है। ठीक है ना, तो अलग अलग ट्रिगरिंग के प्रकार है, लेकिन आपको सिर्फ कितनी जाननी है, एक, और वो कौन सी, गेट ट्रिगरिंग, और जो सबसे अच्छा मेथड है। कोई पूछे कि HVDC ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारे SCR होते हैं, SCR नहीं होते, जिसे बोलते हैं SCR वाल्व, अर्थात हजारों की संख्या में SCR सीरीज और पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो उनको सबको एक साथ ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट ट्रिगरिंग काम में लेते हैं। ओके, तो ये हो गया SCR को ट्रिगरिंग करने का या फायरिंग करने का तरीका। हालांकि SCR में कई सारी और भी चीज़ें होती हैं कि कैसे टर्न ऑन करें, कैसे ऑफ करें, डीरेटिंग फैक्टर पैरेलल में जोड़ना, सीरीज में जोड़ना, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे से बाहर की चीज़ें हैं, इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए शायद मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोगों के लिए कमेंट सेशन ओपन पड़ा हुआ है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हो। तो इस लेक्चर के लिए, SCR के लिए तो केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।